नमस्कार। आज के समय में किसी भी डेयरी की और जो कृत्रिम गर्भाधान करता है उसकी सबसे बड़ी समस्या है तो वो है पशु का बार बार रिपीट होना। जो पशु है वो ठहर ही नहीं रहे हैं। कई डेयरी तो हमने ऐसी भी देखी है जहां 20 पशु हैं और उनमें से लगभग 12 से 14 जो पशु हैं वो रिपीट मार गए, वो ठहर ही नहीं रहे। उन्होंने हार्मोन लगवा लिए, उन्होंने उसका न्यूट्रिशन सुधार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं ठहर रहे। तो पशु का बार बार रिपीट होना, फेल होना, गर्भधारण नहीं करना, इसी को कहा जाता है रिपीट ब्रीडिंग। तो आखिर सबसे पहले बात तो ये है कि हम किस पशु को रिपीट ब्रीडर माने। तो इसकी सीधी सी गणित है कि अगर आपने किसी भी पशु को 3 या उससे ज़्यादा बार या तो सांड को दिखा लिया है या आपने उसमें बीज डलवा लिया है लेकिन वो गर्भधारण नहीं कर रहा है, तो वो जो पशु है वो रिपीट ब्रीडर की श्रेणी में आ चुका है। तो जो हमारा पशु है उसका रिपीट ब्रीडर होने का क्या कारण होता है, क्या लक्षण दिखाएगा, क्या क्या समस्याएं हो सकती है और सबसे बड़ी बात, इसका हल किस तरह निकाला जाए, इसका इलाज किस तरह किया जाए, इस विषयों पर हम धीरे धीरे अब चर्चा करने वाले हैं। रिपीट ब्रीडिंग एक ऐसी समस्या है, अगर वो किसी डेयरी में आ गई तो यकीन मानिए वो डेयरी को वो इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार जो डेयरी है वो बिल्कुल बंद होने की कगार पर भी आ जाती है। देखिए होता क्या है, जो पशु है उसको, अगर हमारी डेयरी है और अगर गाय की डेयरी है तो हर साल हमें एक बच्चा मिलना चाहिए, ये सबसे बेहतर स्थिति होती है। भैंस अगर है तो भैंस में भी लगभग हमें 1.5 साल में एक बच्चा मिलना चाहिए, ये सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर हमारी जो गाय है वो जैसे ही जनी उसके बाद वो 2 से 3 महीने बाद गर्मी पे आई और हमने उसको सीमन डलवाना शुरू किया या सांड को दिखवाना शुरू किया, लेकिन वो 4 से 5 बार 7 बार फेल हो गई। तो होता क्या है, एक समय अंतराल के बाद जो पशु की दूध उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाएगी और चूंकि हमारा पशु ठहरा नहीं है, उसका गर्भधारण नहीं हुआ है, तो वो जो पशु हैं वो डेयरी के लिए अब भार के रूप में काम करने लगेंगे। वो डेयरी के रूप में, आधार के रूप में काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समय के साथ उनका जो दूध है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो गर्भधारण नहीं किया है तो आने वाली स्थिति में जो नया बच्चा मिलेगा वो उसकी उम्मीद अभी नहीं है। तो होता क्या है, उसका खाना, उसका पीना, उसका मैनेजमेंट, उसके लिए जो मेहनत करनी है वो तो उतनी ही करनी है, लेकिन ना तो अब हमें दूध उत्पादन उतना मिल रहा है, ना ही वो गर्भित है। तो हम इस उम्मीद में उसको रखें कि वो आने वाले समय में हमें एक बच्चा दे देगा। तो ये जो डेयरी के लिए ऐसे पशु हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा हानि करने वाले हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसे पशु डेयरी के लिए लाभप्रद नहीं होते हैं, वो डेयरी को नुकसान में पहुंचा सकते हैं। और अगर हमारे कई पशुओं के साथ ये समस्या हो जाए तो ये जो डेयरी है वो बिल्कुल संकट में आ जाएगी, उसका जो लाभ है वो पूरी तरह से संकट में आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि क्या क्या कारण है जो रिपीट ब्रीडिंग करते हैं। तो बिल्कुल सहज बात है, जैसे कि आदमी अगर जो है, हम किसी व्यक्ति की बात करें, किसी कपल की बात करें, तो उनको अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो जो लड़के के घर वाले हैं वो कहते हैं कि भाई लड़की में कोई समस्या हो सकती है, लड़की के घर वाले कह सकते हैं कि भाई लड़के में कोई समस्या हो सकती है। और अगर दोनों समझदार है तो फिर वो बात करेंगे कि भाई कुछ खाना पीना खाया करो ताकि न्यूट्रिशन में सुधार हो सके, या फिर वो कोई सलाह उनको दे सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता है कोई हार्मोनल गड़बड़ी हो। तो हमारे पशुओं का शरीर भी कोई हमसे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी रिपीट ब्रीडिंग किसी पशु में हो रही है तो उसके बड़े बड़े कारण क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो आज के समय में है वो है यूट्राइन इन्फेक्शन। हमारी जो पशु हैं उनकी बच्चेदानी में जो इन्फेक्शन है वो आज की स्थिति में सबसे बड़ा कारण होता है। फील्ड में अभी हमने एक डेयरी देखी थी, वहाँ लगभग उनके पास 6 जानवर रिपीट ब्रीडर हो गए। 12-13 जानवरों की वो डेयरी थी और 6 जानवर उसमें से रिपीट हो गए। और फिर हमने लगातार उसको 2 महीने तक बच्चेदानी में दवाई डलवाई, सेफ्टियोफर सोडियम के इंजेक्शन लगवाए और इस तरह से लगभग जैसे ही गर्मी पे आई तो 5 दिन तक लगवाए, तब जाके उनमें से 5 जो पशु हैं वो कंसीव हो गए हैं, वो ज्ञाभिन हो चुके हैं, लेकिन एक पशु उनका फिर भी ज्ञाभिन नहीं हुआ है। तो ये जो रिपीट ब्रीडिंग का सौदा है ये बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ खूब लगती है और जो एंटीबायोटिक्स प्रयोग किए जाते हैं वो भी थोड़े से महंगे वाले होते हैं।
तो बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन है, अब हम ये जानें कि ये कहाँ से आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आजकल फील्ड में ब्रुसेल्ला करके एक बीमारी है, वो प्रोमिनेंट है और हमें जहाँ तक लगता है कि वो काफ़ी है, बस उसकी जांच की अभी उतनी सुविधाएं नहीं है या लोग उतने अवेयर नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पशुओं में ये ब्रुसेल्ला हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी डेयरी में 2, 3, 4, 5 या अधिक जानवरों ने 6 महीने के से लेकर 9 महीने के बीच में गर्भ फेंका हो। अगर उन्होंने 6 से 9 महीने के बीच में गर्भ गिराया हो और वो पशु आपकी डेयरी में रिपीट भी बार बार हो रहे हैं, तो ये एक बड़ी संभावना हो सकती है कि उस पशु को ब्रुसेल्ला हो सकता है। और ब्रुसेल्ला का कोई हल नहीं है। अगर कोई पशु ब्रुसेल्ला से ग्रसित है तो यकीन मानिए, ना तो वो कभी अच्छे से ठहरेगा और बार बार रिपीट होने की जो संभावना है वो भी इस बीमारी से ग्रस्त पशुओं में बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कारण ये बड़ा हो गया है। दूसरा कारण ये होता है कि जो हमने मान लो बीज डलवाया, तो जो कंटेनर है उसमें कभी ना कभी जहाँ से वो आया है वहाँ से हमारे पशु को बीज डलने तक जो समय लगा है, या उस जो कंटेनर है उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो पाई, उसमें जो नाइट्रोजन है उसका लेवल ठीक से मेंटेन नहीं रह पाया, तो इस स्थिति में भी जो सीमन है वो पूरा का पूरा सीमन खराब हो सकता है। तो अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करता है तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो नाइट्रोजन है उसका स्तर एक सीमा से नीचे किसी हाल में ना जाया जाए। और अगर आप किसान हैं तो आपको सामने वाले की गंभीरता के बारे में समझ में आ ही जाता है, तो हमेशा जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाए वो किसी गंभीर व्यक्ति से करवाया जाए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने काम के प्रति और अपने कंटेनर जो सामान है उसके प्रति कितना संवेदनशील है। अगला मुख्य कारण है कि जो सीमन है उसका सही जगह पर डिपॉजिट नहीं होना। बीज डालने वाले ने जल्दबाजी के चक्कर में अगर उसको सही जगह नहीं डाला या उन्हें पता नहीं है कि कहाँ डालना चाहिए, तो भी ये जो पशु है वो ठहरेगा नहीं, वो रिपीट होता रहेगा। एक और कारण है कि सही समय पर बीज नहीं डालना। अभी फील्ड में हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसी बात कही जाती है कि अगर सुबह गर्मी पाई है तो शाम को बीज डलवाना चाहिए, शाम को गर्मी पाई है तो सुबह बीज डलवाना चाहिए, लेकिन क्या ये पूर्णतः सत्य है? और अगर हम कहें कि भाई 12 से 15 घंटे 18 घंटे बाद बीज डलवाना चाहिए, तो वो प्राथमिक अवस्था कौन सी मानी जाए कि इसके 15 घंटे बाद हमने बीज डलवाना चाहिए? तो हमें डलवाना चाहिए पशु के प्रारंभिक लक्षणों के 15 से 18 घंटे बाद। ऐसा नहीं है कि जब भी हमें पता चला कि हमारा जो पशु है वो रैली कर रहा है तो फिर इसके बाद हम 15 घंटे बाद करवा दें, तो यकीन मानिए वो जो पशु है उसमें सही समय पर सीमन डिपॉजिट नहीं होगा और वो जो पशु है उसकी ठहरने की जो संभावना है वो कम रहेगी। तो प्रारंभिक जो लक्षण है वो क्या होता है? जैसे रेखना, चिल्लाना, दूसरों के ऊपर चढ़ना, उसके बाद उस समय दूध कम देना, ये जो लक्षण है ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं। ये जो प्रारंभिक लक्षण है इसके 15 से 18 घंटे बाद वो बीज डलना चाहिए। होता क्या है, सुबह सुबह हमारे पास किसान ने फोन लगाया कि साहब हमारी जो गाय है वो राली कर रही है, ऑलरेडी वो राली कर रही है, प्रारंभिक लक्षण वो निकाल चुकी है रात में, और अब हमने निर्णय लिया है कि हम तो इसको रात को करेंगे, तो हो सकता है हम लेट हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है जो गर्मी की है ये ध्यान रखना चाहिए, किस अवस्था में डलना चाहिए। हमें ईस्ट्रस फेज की अंतिम अवस्था, मिड हीट, जो बीच से लेके अंत तक जो अवस्था होती है उसमें बीज डालना चाहिए। उसमें सबसे बेहतर जो परिणाम होते हैं गर्भधारण के वो मिलते हैं। एक कारण और होता है हार्मोनल कारण। हार्मोनल कारण इसलिए प्रोमिनेंट होते हैं कि आजकल हम प्राकृतिक गर्भाधान किसी पशु का करवा ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो केवल सीमन पर निर्भर है, जो पहली बार से जब से उसका बीज डलने लगा है तब से बीज ही डल रहा है, वो किसी प्राकृतिक रूप से जो गर्भित है वो हुई ही नहीं है। तो होता क्या है, प्रकृति ने जो भी व्यवस्थाएं की है वो केवल इसलिए की है ताकि सारे हार्मोन का जो है वो बैलेंस बन जाए। तो ऐसे पशुओं में अभी एक डेयरी थी हमारी, हम वहाँ विजिट भी हमने वीडियो डाला है, उसमें हुआ क्या था, वहाँ भी रिपीटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उनके पास लगभग 12-14 जानवरों की डेयरी है और उसमें से तो 10 रिपीट हो गए। तो वहाँ हमने देखा कि ये तो बहुत खर्चीला काम हो जाएगा अगर हम इन सब थेरेपी पे गए, तो हमने उनको एक सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, एक बेहतरीन सांड लेकर आ जाइए। तो वो एक बेहतरीन सांड लेकर आए और उनकी डेयरी में जब से वो सांड है, जब से जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है वो पूर्णतः खत्म हो चुकी है।
यकीन मानिए 10 पशु लगभग उनके रिपीट हो रहे थे, और जैसे ही वो सांड आया और उनकी जो डेयरी है, कई जानवर, मैक्सिमम जानवर तो एक एक बार में ही ठहर गए, और कुछ जानवर थे जिनमें 2 बार लगा, 3 बार लगा, लेकिन उनके सारे पशु आज की स्थिति में प्रेग्नेंट है। तो क्या होता है, अगर कोई पशु हमारा रिपीट कर रहा है और हार्मोनल गड़बड़ी है, हार्मोनल गड़बड़ी की समझ कैसे आएगी? समझ ऐसे आएगी कि हमारा जो पशु है वो 21 दिन पे बराबर गर्मी पे ना आते हुए कभी भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये भी एक कारण होता है कि उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन जो है उनकी गड़बड़ी है। तो हमें ऐसे पशुओं को प्राकृतिक गर्भाधान की ओर ले जाना चाहिए। प्राकृतिक गर्भाधान में एक और चूक हो रही है आजकल अपने हाथों कि हमारे हाथ, जब पशु गर्मी पे आया तो हमने क्या किया, ले जाके उसको गए, हमने 1-2 डोज लगवाए और ले आए, और हमने सोचा काम हो गया। ऐसा ना करें। पशु को कम से कम 2 दिन तक लगातार उस सांड के पास ले जाना चाहिए। पशु को कम से कम 2 दिन तक लगातार उस सांड के समक्ष रहना चाहिए। तो बार बार वो जब भी उसको मौका मिलेगा, जब भी उसकी स्थिति बनेगी, तो वो कंसीव करेगा, और इस तरह से गर्भधारण की जो समस्या है वो कम हो सकती है। अगला कारण न्यूट्रिशन भी होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हम खल दाने पे निर्भर पूरी तरह हो चुके हैं। बाहर का जो अलग अलग घास है वो नहीं मिल रहा है, और जो खल दाने की जो क्वालिटी है इसके बारे में भी एक संशय हमेशा बना रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फील्ड में एक चीज़ समझिए आप, सिलेनियम, विटामिन ई और आयोडीन, अगर शरीर में विटामिन ई, सिलेनियम और आयोडीन इसकी कमी अगर हुई तो वो जो पशु है वो नहीं ठहर सकता। तो ये मोटे मोटे कारण हैं रिपीट ब्रीडिंग के। अब हम एक एक कारण को आने वाले वीडियो में खोल खोल के हम देखेंगे कि कौन सा कारण सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसका हल क्या होता है, और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। इन सब विषयों पर अब हम बहुत जल्दी चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।